चलो, तो अभी तक अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी तक जितना भी हम लोग कवर किया एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन। नहीं है कोई डाउट? चलो फिर ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो देखो ये क्या सबसे मतलब बोल सकते हो एक तरह से मॉडर्न मॉडल है। अभी फिलहाल हम लोग एटॉम का जब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो इसी के टर्म से बात करते हैं। पहले ही बता चुके हैं मैथमेटिकल है। ये जो मॉडर्न मॉडल मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स का यूज करना होता है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख लो, लिखो सबसे पहले इन दिस मॉडल, इन दिस मॉडल in this model an electron is described in this model an electron is described completely by a wave function. In this model an electron is described completely by a wave function. वेव फंक्शन के हेल्प से हम लोग इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन की मतलब, वेव फंक्शन मतलब मैथमेटिकल समझ सकते हो, फंक्शन जैसा कुछ होगा। जैसे सिंपल तुम लिखते हो ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या सिंपल सा कुछ लिखते थे, वो तुम्हारा सिंपल फंक्शन हुआ। यहाँ पे तो कम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन आ सकता है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर वगैरह भी आता है। हो सकता है तुम लोग भी नहीं पढ़े हो मैथमेटिकल पार्ट, और जस्ट समझ लो मैथ जैसा कुछ कर्व जैसा आता है, उसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को पूरा डिस्क्राइब करते हैं। अब आता है सबसे पहला अगला क्वेश्चन, इसमें वेव फंक्शन एक टर्म है। वेव फंक्शन है क्या? तो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करके लिखो नीचे, व्हाट does the wave function of an electron mean? किसी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है? पढ़ के तुम लोग आए हो क्या? वैसे ये वाला पोर्शन तुमको सारे बुक में नहीं मिलेगा अच्छे से। पढ़े हो क्या तुम लोग किसी बुक से खुद से थोड़ा बहुत भी पढ़े हो? किस बुक से पढ़े हो? बुक का नाम बता सकते हो क्या? स्टडी मटेरियल पढ़ा था। स्टडी मटेरियल, ओके ओके, कोचिंग का। ठीक है, मनीषा तुम कहीं से पढ़ी हो क्या ये टॉपिक खुद से? भैया एनसीईआरटी में ही थोड़ा सा पढ़े थे। ओके ओके, हाँ एनसीईआरटी में दिए हुआ है, बट उसमें मतलब कुछ दिया नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप से इंट्रोडक्शन। भैया थोड़ा सा हालांकि डायरेक्टली देखो मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तुम्हें सिलेबस में है नहीं, जस्ट इसका मतलब मीनिंग है सिलेबस में, बट पूछा जा रहा है आजकल, तो ठीक है थोड़ा बहुत हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, कवर कर लेते हैं। तो चलो इसका मतलब क्या लिखो, इसमें लिखो नीचे इसका आंसर लिखो। वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है वो देखो, लिखो इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। यानी वेव फंक्शन जो तुम्हारा है वो एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन of the quantum state, quantum state of एनर्जी। पहले ही बोलते जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सिक्वेंशियली कर रहे हैं, बट ये सब तुम्हारे बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर थोड़ा अच्छे से समझने के लिए कर रहे हैं, तो समझ में होता क्या इस मॉडल में, इसलिए कर रहे हैं। काम का चीज जो अपना एग्जाम के लिए वो थोड़ा बाद आने वाला है, अभी 10-15 मिनट बाद आएगा। तो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम स्टेट को बताता है। देखो यहाँ पे क्वांटम वर्ड आ रहा है बार बार, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ड है। कहीं कहीं फिजिकल स्टेट पे लिखता है, बट वो हम सही नहीं मानते हैं। मतलब फिजिकल मतलब हो गया, हम लोग ह्यूमन बीइंग बोलते हैं फिजिकली तुम कैसे हो, वो फिजिकल स्टेट हो गया हम लोग। बट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम स्टेट यूज करना ज्यादा सही होता है, क्योंकि उसका डिस्क्रीट केसेस में कुछ कहानी होता है, जैसे पहले भी पढ़ो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन के स्टेट को बताता है, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थिति क्या है, वो अभी कहाँ पे है, कब कहाँ पे रहेगा, इस फंक्शन के हेल्प से तुम बता सकते हो, वेव फंक्शन।
और इस फंक्शन को, वे फंक्शन को डिनोट करते हैं किससे? साइज। हाँ, ये तुम लोग को पता होना चाहिए खुद से। डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय साई। साई से डिनोट करते हैं कुछ ऐसा सिंबल, त्रिशूल जैसा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। साई इसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है PSI। तो जस्ट हम लोग अभी डेफिनेशन देखे वेव फंक्शन का। वेव फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन जैसा कुछ आएगा, इक्वेशन जैसा कुछ आएगा, कर्व जैसा कुछ आएगा, जो हमें बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट कैसा है, वो कहां पे है, कब कहां पे रहेगा। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में होता है डिस्कशन, बहुत डीप में हम लोग जाएंगे नहीं। अब नीचे आ जाओ, नोट में लिखो कुछ पॉइंट। इस फंक्शन के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, खासियत है इस फंक्शन का, वो सब नोट में हम लिखने वाले हैं। नोट में सबसे पहला लिखो साई। अब साई लिखेंगे, वे फंक्शन नहीं लिखना, साई लिखना मतलब वे फंक्शन बार बार नहीं लिखेंगे। साई इज a multivariable function of, psi is a multivariable function of position coordinates. Psi is a function of multivariable function of, multivariable लगाना, position coordinates, that is x, y and z. यानी साई जो है ना, वो 3 वेरिएबल का फंक्शन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पेस में है, स्पेस में तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट होगा, तुम 2 एक्सिस से ही नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, 3D लेना जनरल होगा, एक्स, वाई एंड जेड। तो साई सच में 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक्स, वाई, जेड। इसलिए बोल रहे मल्टी वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो 12th लेवल पे तुम जितना भी कैलकुलस पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, वह सिंगल वेरिएबल का ही होता है। तो तुम इस फंक्शन को इवन 12th लेवल के मैथमेटिक्स से भी अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। मल्टी वेरिएबल और तुम पढ़ते हो, तुम कैसा पढ़ते हो फंक्शन, तुम पढ़ते हो ऐसा, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तुम 9th में भी देखते होगे, px पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ, px = x² + 1 सिंपल मान, और तुम निकाल देते P1 P2। ये क्या सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल वेरिएबल है। और ये 11th 12th में तुम कंसीडर करते हो 1 वेरिएबल ही। बट यहाँ पे देखो क्या होगा, साई एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों के टर्म्स में होगा। यानी दाहिने तरफ क्या होगा, एक्स भी लिखा रहेगा, वाई भी लिखा रहेगा, जेड भी लिखा रहेगा। अब तुम सिंपली उसको जो डिफरेंशिएट करते थे, जो पढ़ते हो 12th लेवल से नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 वेरिएबल, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। होपफुली थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा जानने का जस्ट समझ लो डिफरेंसेस क्या है। तो 3 वेरिएबल का फंक्शन एक्स वाई जेड। दूसरा पॉइंट लिखो, जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, भी बोले तो ठीक है। दूसरा लिखो, साई जो है, साई यानी वेव फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस, साई मस्ट बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। छोड़ सकते हो इस पॉइंट को, मैथमेटिकल पॉइंट है। साई मस्ट बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये दो वर्ड जो है अपने आप में मैथ में तो 2 चैप्टर पढ़ोगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये फंक्शन जो होता है वो कंटीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तुम लोग के लिए अभी हम अगर बोलना चाहें, अगर तुम लोग मैथ नहीं पढ़े हो तो हम ये बोलेंगे कि साई का जब कुछ भी प्लॉट करोगे ना, तो ऐसा ब्रेक करता हुआ नहीं आएगा, ऐसा नहीं आ सकता, उसको लगातार कंटिन्यूअस आना पड़ेगा। मतलब उसको ड्रॉ करते वक्त, हालांकि वो सरफेस होगा, ड्रॉ करते वक्त तुम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें कहीं पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोग को समझाने की कोशिश करते हो, कंटिन्यूअस है। जैसे तुम्हें बोले ग्राफ ऐसा कुछ है, सिंपल ऐसा कुछ, तुम इसे बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तुम यहाँ से यहाँ तक तो कर सकते हो, फिर पेन उठाओगे तो डिसकंटिन्यूटी आ गया। साई में ऐसा नहीं होता, साई का जो कर्व आता है वो कंटिन्यूअस आता है। और डिफरेंशियल वर्ड को भी हम नहीं लेना चाहेंगे, हटा सकते हो, जस्ट वो I must be continuous and differentiable everywhere। यह जो भी फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, उसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल
स्पेस के हर पॉइंट पे होना पड़ेगा, हर पॉइंट पे, एवरीवेयर का मतलब किसी भी पॉइंट पे x y z पे जाओ तो यह कंटिन्यूअस भी तुमको दिखेगा और डिफरेंशियल भी दिखेगा। डिफरेंशियल वर्ड को स्किप कर सकते हो तुम लोग अपने लेवल। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, ये थर्ड क्या है वो देखो। तुम जान रहे हो कि साई जो है वो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। यह साई अगर तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ न्यूक्लियस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो साई 0 की तरफ जाता है। मतलब साई टेंस टू 0, लिख लो या लिखो, लैंग्वेज में लिखो, साई द वैल्यू ऑफ साई टेंस टू 0 the value of psi tends to 0 at infinite distance from the nucleus. डिस्टेंस को मार से डिनोट करते हैं, ज्यों ही r इंफिनिटी की तरफ जाएगा साई का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। ये साई सबका खासियत है। साई जो ही फंक्शन आना चाहिए वो इस तरीके का कुछ होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 की तरफ जाना चाहिए। ये सब उसका कुछ प्रॉपर्टी जैसा कुछ बोल सकते हो। चलो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखो, जैसा कि जानते हो तुम लोग कि कोई भी इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो 5 6 में x + 2 = 4, तो x = 4 - 2, वो इक्वेशन वापस से उस इक्वेशन में पुट करते हो तो क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली साई जो एक्चुअली किसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला जाता है, उस इक्वेशन को बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझ पा रहे हो? यानी जैसे तुम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर x का वैल्यू निकालते हो, ये साई जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हायर मैथमेटिक्स लगा करके सॉल्व करके निकाला जाता है, उसका सॉल्यूशन एक तरह से। तो इसका मतलब क्या है, साई इस इक्वेशन को वापस से पुट करने पे क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, LHS = RHS करता होगा। समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं लिंक करने के लिए, हम बेसिक मैथमेटिक्स से ही उसके टर्म्स में ही बोलना चाह रहे हैं ताकि तुम थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझ पा रहे हो क्या? तो लिखो साई यानी वेव फंक्शन साई must satisfy Schrodinger wave equation, must satisfy Schrodinger psi of an electron कर देना, to be more specific होने के लिए लगा दो उसमें, psi of an electron must satisfy Schrodinger wave equation। लिख लिए क्या? जी भैया। चलो ठीक है। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही सच में कमाल कर दिया पूरे क्वांटम मॉडल में, या इक्वेशन ही। और इक्वेशन अगर देखो तुम लोग तो अगले पेज में हालांकि लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है, हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर दे क्या, तो इसको हम खुद से एक्सप्लेन करते हैं एक पेज में, फिर वापस से यहाँ पे आकर हम लोग समराइज कर लेंगे। तो देखो इक्वेशन कुछ ऐसा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, इसको डो पढ़ते हैं, डो टू साई बाय डो x2 प्लस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, फिर y में आएगा ये डो टू साई बाय डो y2 प्लस
go to psi by dou z2 plus 8 pi square m by h m तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तुम लोग जान रहे हो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनटू E माइनस v psi इज इक्वल टू 0। मैं एच स्क्वायर में हूँ। कहाँ पे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे, स्क्वायर है यहाँ पे। क्विकली नोट करो इसको। एक्चुअली यही सॉल्यूशन को सॉल्व करना होता है साई निकालने के लिए, और जिसका सॉल्यूशन निकालना अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, आसान नहीं है, पहले बोल देते हैं। इवन तुम मतलब हायर मैथमेटिक्स भी लगा करके सब लोग सॉल्व नहीं कर सकता, जिसको अच्छा खासा आता होगा मैथमेटिक्स वही सॉल्व कर पाएगा। 12th लेवल पे तो बात ही मत करो, 12th लेवल के मैथमेटिक्स, ठीक है। जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या किए, यानी इस इक्वेशन का देखो, इस इक्वेशन में देखो साई है, जैसे कैसे एक्स में इक्वेशन था तुम एक्स के लिए सॉल्व करते हो, उसका ये इक्वेशन साई में है, यहाँ तुम सॉल्व करोगे तो साई तुम्हारा कोई फंक्शन वगैरह है, इसका सॉल्यूशन है सच में साई, इसका सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन है साई वेव फंक्शन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके साई आता है साई, और जो तुम्हारा कितना वेरिएबल पे डिपेंड करता है एक्स वाई जेड, साई एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा। और ये जो तुम देख रहे हो सिंबल, ये वाला इसको डो बोलते हैं, डो जैसा पढ़ते हैं, ये है क्या, देखो एक्चुअली डिफरेंशिएशन जैसा ही कुछ है, बट चूंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मतलब डी तुम्हारा जो तुम लोग पढ़ते हो पार्शियल नहीं है, और ये उसी का पार्शियल वर्जन है, डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। ये जो देख रहे हो सच में डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, नीचे में एक्सट्रूड का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया वापस से दोबारा किए, और एक्स के रिस्पेक्ट में करने का मतलब ये समझो गौर से, यहाँ मतलब क्या है, डो का मतलब क्या, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करो, बट वाई जेड को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करो। पार्शियल का मतलब, पार्शियल मतलब हो गया किसी एक को तुम वेरिएबल जैसा मान रहे हो एट ए टाइम, बाकी को कांस्टेंट मान रहे हो। यहाँ पे जब तुम आओगे तो वाई को वेरिएबल मानोगे, एक्स और जेड को कांस्टेंट। यहाँ पे जब आओगे तो जेड वेरिएबल हो गया, एक्स और वाई कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, एट ए टाइम किसी वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, बट तुम एट ए टाइम क्या कर रहे हो, एक को वेरिएबल मान रहे हो, बाकी दो को कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहे हो। जस्ट थोड़ा सा आइडिया के लिए, बाकी बहुत ज्यादा तुम्हारी जरूरत पड़ेगा नहीं। चलो इसमें और कोई टर्म का बात करें तो एम हो गया तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टर्म तुम्हें पता होना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, लिखना है तो लिख लो। ई क्या है इस इक्वेशन में वो देख लो, ई है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी बोल दो, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। और इसमें भी जो है सच में भी सिंबल यूज करते हैं, बट सच में इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है, जो हम लोग यू से डिनोट किए थे, बट क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादा कॉमनली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए भी हम यहाँ पे यूज किए, मतलब वही है पोटेंशियल एनर्जी। तो ई है टोटल एनर्जी और भी है पोटेंशियल एनर्जी, साई हो गया वेव फंक्शन। तुम इसको सॉल्व करोगे साई निकालोगे। अब ये साई क्या समझो, सारे ऑर्बिटल के अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है। 1s के लिए सॉल्व करना है तो फिर से सॉल्व करो, 2s के लिए सॉल्व करना है वापस से सॉल्व करो, सबका सॉल्यूशन तुमको अलग निकालना होता है, सबका सॉल्यूशन बिल्कुल अलग अलग आता है, अजीबो गरीब आता है साई का फंक्शन। हम लास्ट में नोट करेंगे, उसी पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आएगा, तुमको इक्वेशन सॉल्व करने में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म। दूसरा बात नोट यहाँ पे ये पॉइंट जस्ट कर लो, ये जो साई हम लोग लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, तुम टाइम का डिपेंडेंस नहीं मान रहे हो, मान के चल रहे हो कि ये वेव फंक्शन जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट है अपने लेवल पे, बट सच में टाइम पे भी डिपेंड करता है, जस्ट बोल दे रहे हैं टी पे भी डिपेंड करता है, उसको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। और ये उसका स्पेशल केस है, टाइम इंडिपेंडेंट। इस इक्वेशन में कभी भी तुम कहीं भी तुमको टाइम नहीं दिख रहा, जस्ट देखना तो गूगल पे जाकर लिखना, तुम्हें जनरल फॉर्म मिलेगा टी के टर्म्स में, समझ में उतना नहीं आएगा भी तुम लोगों को, बट छोड़ सकते हो, जस्ट बता दिए ये साई सच में टाइम पे भी डिपेंड करता है, बट तुम उसका सिर्फ उसी पार्ट में इंटरेस्टेड हो अभी फिलहाल जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कंप्लीटली बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं। चलो अब इसमें देख लो क्या है, इसे तो मतलब बता दिए। अब यहाँ पे क्या वो देखो, एक जस्ट ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा सिंबल डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली, इसको डेल स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको लैपलेस ऑपरेटर बोलते हैं, लैपलेस ऑपरेटर।
ओ सॉरी, पढ़ते हैं पहले डेल स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं डेल स्क्वायर सिंबल को, उल्टा ट्रायंगल होता है, और ये इसको इसका ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, इसको बोलते हैं लैपलेस ऑपरेटर, लैपलेस ऑपरेटर। ये कुछ नहीं है, नाम दे दिया गया, जस्ट डरना मत, ठीक है, इसी चीज को थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए। ये सच में क्या वो देखो, ये देख रहे हो ना, पहला 3 टर्म, उसमें से साई को हटा के लिख दो, डो 2 बाई डो x2 प्लस डो 2 बाई डो y2, ठीक है, फिर तुम्हारा डो स्क्वायर बाय डो z स्क्वायर। जस्ट पहले 3 टर्म में साई को हटा के लिख दो, वही तुम्हारा इसका जस्ट नाम दे दिया गया, ये चीज, इस पूरे चीज को बोलते हैं लैपलेस ऑपरेटर, और डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो इसी चीज को हम जब पुट कर दें तो इक्वेशन थोड़ा छोटा लिखने में बन जाता है। अगर इस चीज को यूज करें, इस डेफिनेशन को डेल स्क्वायर वाला, तो क्या कर सकते हो तुम, इन 3 टर्म को बहुत कम स्पेस में लिख सकते हो। सीधा सीधा लिख सकते हो डेल स्क्वायर साई, क्योंकि बाकी सब तुम्हारा ये हो गया, साई को बाहर खींच लो और बाकी सब तुम्हारा डेल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। साई 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 तीनों टर्म में उसको बाहर खींच लो साई, और बाकी जो बचा वो डेल स्क्वायर है। तो इक्वेशन सिंपल हो गया और रिड्यूस हो गया अपने पास, ऐसा कुछ। वापस से अगले पेज पे आ रहे हैं हम, क्विकली लिखना है तो लिख लो इतना। डिस्कशन थोड़ा सा सीक्वेंशियली इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सीक्वेंशियली नहीं करोगे तुमको फील नहीं आएगा, इस वाले टॉपिक का पहले ही बोल देते हैं। हम लोग को खुद कोटा में पढ़ाया गया था, आधा घंटा में खत्म कर दिया गया था, ठीक है, फील अच्छे से आने तो हम बाद में वापस से किसी बुक से खुद से पढ़े तो ये टॉपिक मेरा अच्छा हो गया। लिख लिए तो बोल देना क्विकली। एनसीईआरटी में जो छोटा सा लिख के दिया एच कैप सा इक्वल टू इस है, सच में इसी का फॉर्म है, वहां पे हम पहुंचने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्ट। लिख लिए क्या? जी भैया। मनीषा लिख ली? जी भैया। चलो ठीक है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग यहाँ यूज करें, हालांकि यही इक्वेशन है जो हम लोग स्टार्ट ही किए थे, इसी इक्वेशन जो यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट ही लिखे हुए थे, इसको अब हटा सकते हैं हम। अब देखो यही डेल स्क्वायर को इसमें यूज करो तो वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है, लंबा सा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। उसी इक्वेशन वापस से लिख रहे हैं, इनटू ई माइनस है, देखते रहना क्योंकि हम भी उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, तो कहीं पे कुछ छूटे तो बोलना होगा तुम लोग को। ई माइनस भी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा करो इसी इक्वेशन में ये जो 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर है ना, इसको इसके मतलब ऐसा करो ना कि ये वाले चीज को क्या करो, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला, इसी से डिवाइड पूरे पूरे इक्वेशन को। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, और ये टर्म में तो ये 1 हो जाएगा, इधर बचेगा ई माइनस बी साई। समझ पा रहे हो सब लोग? ई माइनस बी साई में हम क्या किए, देखो यहाँ माइनस बी साई इधर रोके, और ई साई जो बचा उसको इधर लाइए माइनस ई साई कर दी।
सिंबल थोड़ा नया है तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ये लगता है कि क्या हो रहा है, बट इतना तुम लोग फॉलो कर सकते हो, कुछ कर नहीं रहे हम लोग, सिंबल्स जस्ट नया नया तुम लोग। अब यहाँ से क्या करो, माइनस, ये वाला जो माइनस है ना इसको हटाओ, दाहिने साइड को पॉजिटिव बनाओ, ये पॉजिटिव हो गया तो एक माइनस इधर आएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखना तुम लोग खुद से देखना, स्क्वायर यहाँ पे साई भी है, यहाँ पे साई भी, इन दोनों में देखो ये साई और साई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए और माइनस का भी ये कर लिए, चूंकि उधर से माइनस लाए, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम, एट पाई स्क्वायर एम, माइनस भी वो प्लस भी हो जाएगा, सॉरी डेल स्क्वायर भी पहले यहाँ पे, डेल स्क्वायर भी, और साई को हम बाहर खींच लेंगे, कॉमन आ रहा है दोनों में, डेल स्क्वायर प्लस बी पोटेंशियल एनर्जी, और इस पूरे पे बाहर साई, देखो पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, डेल स्क्वायर का साई और भी का साई बाहर खींच लिए, ठीक है। ये जो देख रहे हो मसाला, ये मसाला, इस इतने को हम लोग एच कैप से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन भी सिंपली बोल सकते हो, ये पूरे को जस्ट हम सिंबल दे रखे, एच कैप, या सिंपली कुछ बुक में एच भी लिखा रहता है बट एच कैप यूज करो, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है, एच कैप से इस पूरे को डिनोट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा सिंपल सा, एच कैप साई, तो पूरे को हम एच कैप नाम दे दिए, साई इज इक्वल टू ई साई, और यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वही चीज है छोटे फॉर्म में, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है। सच में हम इसको बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बट तुम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम लोग के लिए टाइम डिपेंडेंसी आने वाला है नहीं, तो सिंपली इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तुम लोग के लेवल पे हम बोलेंगे, ठीक है, बट सच में ओरिजिनल फॉर्म कुछ और है, ये उसका स्पेशल केस है जहां पे तुम टाइम डिपेंडेंसी को कंसिडर नहीं करो। तो यही है तुम्हारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच कैप जो इसमें देख रहे हो ये है हैमिल्टोनियन, एनसीईआरटी में लिखे हुआ है, क्विकली पैरेलल लिखते चलो तुम लोग, इसमें कुछ समझाने को खास है नहीं, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन, ई तुम्हारा हो गया एनर्जी, साई हो गया वेव फंक्शन, और एच कैप मतलब ये पूरा मसाला जो देख रहे हो माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी, बी है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा, ठीक है, क्विकली नोट करो, और जब इसको घेर लो एच कैप साई इक्वल टू ई साई को ब्रैकेट में लिख लो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या सिंपली तुम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख सकते हो अपने लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। एच कैप को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऊपर आया था एक लैपलेस ऑपरेटर डेल स्क्वायर, और यहाँ पे एच कैप आ गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्विकली नोट करो, नोट कर लिए तो बताना। हो गया भैया, हो गया, चलो लिख ली मनीषा, भैया हो गया। चलो जी भैया लिख लिए। चलो ठीक है, अब चलो, अब देखो क्या उस इक्वेशन से एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, अब यही लिखा करेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं और इस मैथमेटिक्स लगा करके, जो मैथमेटिक्स 12 के भी मैथमेटिक्स के लेवल के बाहर का बात है पहले ही बोल देते हैं, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं साई, एक फंक्शन है तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ है क्या, देखो ये एक्स वाई जेड तुम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो ना,
जो तुम 12th लेवल पे यूज करते हो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नया कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट जो तुम लोग पढ़े हो, तीन एक्सिस, उस तीन एक्सिस के टर्म्स में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इक्वेशन को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसको इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आसानी से सॉल्व कर पाए, हम लोग नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रखे हैं जिसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लिख लो यहाँ, जस्ट एक लाइन लिख लो, जस्ट क्विकली। टू रिड्यूस द complexity of calculations, to reduce the complexity of calculations, we define a new coordinate system. We define a new coordinate system called a spherical coordinate system. और इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, देखो तुम जो पढ़े हो एक्स वाई जेड ना, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तीन नए कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, आर कोऑर्डिनेट, थीटा कोऑर्डिनेट, फाई कोऑर्डिनेट। यानी तुम्हारा एक्स वाई जेड अब नहीं रहेगा, किसी भी पॉइंट को तुम बोलोगे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम बोलेंगे आर बराबर इतना है, थीटा बराबर इतना है, फाई बराबर इतना है। जैसे बोलते हो एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट इतना है, हम बोलेंगे नहीं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर बराबर इतना, फाई बराबर इतना, थीटा बराबर इतना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट से। तो पहले आर थीटा फाई का मतलब बता दें तुम लोगों को। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, एंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल जेड ऊपर हो जाएगा, जेड ऊपर। कोई भी पॉइंट ले लो, सच में वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अपने डिस्कशन में अगर बात बोल, मान लो किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है और जेड कोऑर्डिनेट जेड है। इसका पोजीशन वेक्टर यहां तुम लोग जानते हो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर देख रहे हो ना, इस पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड जो होगा ना उसको बोलते हैं यार, जो तुम लोग जानते हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हो, ये बता रहा उस पॉइंट का न्यूक्लियस से, सच में ये जो ऑरिजिन है सच में तो न्यूक्लियस का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात करें तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का डिस्टेंस कितना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, आर कैन नॉट बी नेगेटिव, जानते हो जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। आर का मतलब समझ गया, थीटा का मतलब क्या, वो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर देख रहे हो ना, ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव जेड से, ये थीटा कहलाता है। आर मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, थीटा उस पोजीशन वेक्टर का प्लस जेड के साथ कितना एंगल बन रहा है वो कहलाता है थीटा। और फाई थोड़ा सा समझना तुम लोग के लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट देख लो इस ओपी वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का क्या करो, इस एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई देख रहे हो ना, इस प्लेन में इसका शैडो बनाओ, ऊपर से लाइट फॉलो करा कर, जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो गौर से देखो, आर अगर ये है आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, वही वाला है, बट 3D में थोड़ा तुम लोग को भी हो सकता है कम फील आ रहा हो। एक्चुअली वो जो प्लेन तुम लोग बनाते हो, पेज बनाते हो, पेज के बाहर लाई कर रहा है ना वो ट्रायंगल, से तुम लोग को थोड़ा सोचता है कि नहीं दिखे क्या, ऊपर कॉस और ये वाले पे साइन। तो ये जो देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो, जो सच में नहीं उसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है, वह एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो कहलाता है फाई। तो पहले तुम्हें तीनों कोऑर्डिनेट क्लियर होना चाहिए। हालांकि तुम मैथमेटिकल सॉल्यूशन तुम लोग को नहीं ले जाने वाले, इसलिए ले जाना चाहिए क्वेश्चन अगर आर थीटा फाई लिख ली क्या था, तो तुमको मतलब पहले पता तो होना चाहिए आर थीटा फाई क्या होता है। ये आर थीटा फाई का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आर ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, 0 हो सकता है अगर तुम उस वेक्टर को नल वेक्टर कंसीडर करो, इसमें इक्वालिटी लगा दिए। अब बताओ थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, या पॉइंट स्पेस में कहीं भी मूव करेगा, जियो जियो पॉइंट मूव करेगा थीटा चेंज होगा,
थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, सोच के जस्ट बताओ, गेस करो क्विकली, कुछ भी। 0 से 90। 0 से 90 नहीं, 0 से 180 तक जाएगा। क्योंकि देखो, जस्ट समझ लो कैसे देखो, देखो गौर से, तुम यहाँ ले रहे हो प्लस जेड से ले रहे हो, यह लाइन जैसे जैसे नीचे रोटेट करेगा वैसे थीटा बढ़ेगा, यहाँ पे 90 होगा, 110 होगा, 120 होगा। जब माइनस जेड में लेके चले जाओगे तो पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा, उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 180। 0 से 180 तक जाएगा। फाई का बताओ। फाई देखो XY प्लेन में है, पूरा पूरा एक सर्कल XY प्लेन में घूम जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट घूमेगा वैसे वैसे, तो 0 से लेकर 360 तक ये कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया तो डरना मत, ठीक है, जस्ट तुमको पता होना चाहिए एटलीस्ट ऐसा ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से हम लोग ये करते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। ये तीनों का रेंज है आर थीटा फाई का। तुम किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम क्या कर सकते हो, उसको आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट रिलेट करना है, तो देखो रिलेट हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे मेरा जेड कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा है, चूंकि आर का ये कंपोनेंट लोगे तो जेड कोऑर्डिनेट तो देगा, तो तुम जेड को रिलेट कर दिए आर और थीटा से, जेड इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, आर कॉस थीटा होगा जेड कोऑर्डिनेट। दूसरा यहाँ ध्यान देना, आर साइन थीटा फाई, इधर कितना निकला फाई, तो आर साइन थीटा अगर ये वाला कंपोनेंट लोगे तो आएगा आर साइन थीटा का कॉस फाई। जी भाई। दूसरे कलर से ये वाला जो देख रहे हो एक्स के जो आएगा कोऑर्डिनेट, वो आएगा आर साइन थीटा का फाई वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। और इधर की तरफ आएगा वाई के अलॉन्ग आर साइन थीटा साइन फाई। ये हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोलो, आर साइन थीटा साइन फाई। बिल्कुल सही, आर साइन थीटा साइन। एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हम ऊपर लिख रखे हैं, बट वापस यहाँ पे लिख देते हैं। जेड के अलॉन्ग बात करोगे तो ये आएगा सीधा सीधा आर का, ये आर का थीटा वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ तुम एक्स वाई जेड को कन्वर्ट कर सकते हो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक्चुअली होता कि यही सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करते हैं ना, उस श्रोडिंगर इक्वेशन में देते हैं और उसको कन्वर्ट ही कर देते हैं आर थीटा फाई में, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन तुम्हारा वो जो लिखे हो वो फॉर्म में नहीं रहेगा, किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, वो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाता है, फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है, रिलेटिवली कैलकुलेशन ही बहुत सिंपल हो जाता है आर थीटा फाई में। इसलिए हम लोग सिस्टम ही चेंज कर लिए, जो हम लोग पढ़ते हैं 12th लेवल पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, उसमें नहीं सॉल्व करेंगे, आर थीटा फाई में सॉल्व करेंगे। लिख लो, ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला 1 मिनट में, ठीक है। बेसिक तुम लोग हम बता दिए कि मतलब कैसे कैसे इसको स्टार्टिंग बोल सकते हो, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, ठीक है। काम का अपना चीज इसके बाद आने वाला है जिसको तुम डायरेक्ट यूज करोगे, बट ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अंदर से समझ में आया कि पढ़ क्या रहा है, इसीलिए डायरेक्ट बताने पे क्या होता है ना, तुमको लगेगा रट रहे कुछ, तुमको पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। वापस से हम लिंक भेज रहे हैं, 5-7 मिनट और लेंगे तुम लोग का टाइम।